हेलो एमर्स। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन देखा हुआ था, जहाँ पे हम लोग गुरुत्वाकर्षण की कैसे हमारे संज्ञान में आता है इसके बारे में समझ चुके हैं और देखा था कि सर आइजैक न्यूटन ने कैसे इन कई सारे प्रश्नों का उत्तर गुरुत्वाकर्षण के द्वारा दिया था। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण हमारे प्रकृति में यानी हमारे नेचर के अंदर एक बल है और एक ऐसा बल है जिसको हम मूलभूत बल के नाम से जानते हैं, यानी फंडामेंटल बल के नाम से जानते हैं। मूलभूत यानी फंडामेंटल। अब क्या मतलब है फंडामेंटल का, क्या मतलब है मूलभूत का, तो समझिएगा मेरी बात को। मूलभूत या फंडामेंटल का अर्थ क्या होता है? फंडामेंटल फोर्स का अर्थ ये होता है कि भैया जो एक्चुअल में आप नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, ये अपने आप उत्पन्न हो रहा है। मतलब फंडामेंटल जहां पे लग जाता है, मेरा मानना यह है कि भैया वो चीज होगी ही होगी, उसको होने के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? यानी ऐसा बल जो 100% होगा, कब होगा? जब ये नेचर होगा, ये प्रकृति होगी। यानी अगर ये प्रकृति होगी, ये नेचर होगा, तो इसका मतलब ये बल होगा। तो गुरुत्वाकर्षण उसी टाइप का बल है। समझ पा रहे हैं? ये किन प्रश्नों का उत्तर लेके आया था? तो इन प्रश्नों का उत्तर लेके आया था कि किसी भी चीज को अगर मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं तो वो आखिर नीचे क्यों गिर जा रही है? हमारे सूरज के चारों तरफ आखिर बाकी के जो ग्रह हैं वो चक्कर क्यों लगा रहे हैं? फिर बाकी जो चांद सितारे आपको आसमान में नजर आते हैं वो आखिर नीचे क्यों नहीं गिरते हैं? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर क्या था? गुरुत्वाकर्षण था। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक बल है। अब देखिए, बल की अगर मैं बात करूं तो बल हमारे वहां मूलभूत की बल की बात करूं तो टोटल कितने हैं? 4। यानी हमारे नेचर के अंदर 4 ऐसे बल आपको मिलेंगे जिनको आने के लिए यानी जिनके होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ऐसे 4 बल हैं जो सेल्फ है, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, किसी दूसरे फैक्टर के ऊपर। समझ पा रहे हैं? मतलब जहां पे फंडामेंटल लग जाए, मतलब समझ लो कि भैया मैं बोल रहा हूं कि प्रकृति का मूलभूत या फंडामेंटल फोर्स है, तो इसका मतलब अगर प्रकृति है तो ये फंडामेंटल फोर्सेस रहेंगे। आपको ना उत्पन्न कराने की जरूरत है, ना ही नष्ट करने की जरूरत है, ये ऑलरेडी लग रहे होंगे। समझ पा रहे हैं? ये हमेशा लग रहे होंगे। अब ये 4 बल कौन कौन से हैं? तो इनमें सबसे कमजोर बल, इन चारों फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर सबसे कमजोर बल हमारा कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। यानी गुरुत्वाकर्षण सबसे कमजोर बल है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, फिर आता है दूसरे नंबर पे गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा सा ज्यादा, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से 100 गुना ज्यादा पावर होती है, तो उस बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर इसी तरीके से तीसरे नंबर पे हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस में आती है और वो होती है वीक, या बोल सकता हूं दुर्बल नाभिकीय बल। वीक न्यूक्लियर फोर्स। और चौथे नंबर पे आती है हमारे पास प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। मतलब क्या है समझिए। सबसे कमजोर, इस दुनिया का सबसे कमजोर बल फंडामेंटल में, यानी कौन सा सबसे कमजोर फंडामेंटल फोर्स है, मूलभूत बल है, तो भैया वो है गुरुत्वाकर्षण बल। टोटल कितने हैं? 4। सबसे कमजोर वाला गुरुत्वाकर्षण, उससे थोड़ा सा तगड़ा फोर्स तो विद्युत चुंबकीय, उससे भी तगड़ा दुर्बल नाभिकीय बल, उससे भी तगड़ा प्रबल नाभिकीय बल। ठीक है, तो सबसे तगड़ा अगर बोल दे तो सर है नाभिकीय बल, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, जबकि सबसे कमजोर गुरुत्वाकर्षण बल। ये चारों के चारों क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस हैं। ऐसे फोर्सेस हैं जो नेचर के एग्जिस्टेंस के साथ ही एग्जिस्ट कर रहे हैं। नेचर है तो ये एग्जिस्ट करेंगे, नेचर खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो तो ये फोर्स खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि भैया इनको खत्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि नेचर यहाँ पे खत्म होने वाला है ही नहीं, है ना। आप जिस यूनिवर्स के अंदर लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स आप जिस यूनिवर्स के अंदर हैं उस यूनिवर्स जैसा बहुत सारा यूनिवर्स है। आई बात समझ में?
मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिस प्लानेट के ऊपर रह रहे हैं वैसा प्लानेट बहुत सारा है, तो ऐसा तो सभी लोग जानते हैं। जिस सोलर सिस्टम के अंदर आप रह रहे हैं वैसा सोलर सिस्टम बहुत सारा है, तो बहुत सारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, हर जगह ये फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, कहने का अर्थ है। यानी एक ऐसे फोर्स हैं जो पूरे यूनिवर्स के अंदर है। कहाँ है? पूरे यूनिवर्स के अंदर है। आप खुद समझ सकते हैं, जब मैंने बोल दिया पूरे यूनिवर्स के अंदर है, तो आप इस बात से को फील करिए थोड़ा सा कि इसका मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बाकी कोई भी फोर्स उसको हमारे द्वारा उत्पन्न कराया जाएगा, लेकिन ये ऐसे फोर्सेस हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट है। मैं पुनः बोल रहा हूँ, यूनिवर्स में ये बताइए, पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लोग हैं, यानी जीव पाए जाते हैं। हम लोग अमाम तमाम झमाम बहुत सारे फोर्सेस बताते हैं, कितने फोर्सेस हैं, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, ये फोर्स है, लेकिन ये सभी फोर्सेस तब आते हैं, ज़्यादातर फोर्सेस तब आते हैं जब हम उनको उत्पन्न कराते हैं। ये चार ऐसे हैं जो पूरे यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे हम लोग नहीं है, मनुष्य नहीं है, लिविंग्स नहीं है, वहाँ पे ये फोर्सेस लग रहे होते हैं। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैंने क्या बोला कि ये मूलभूत यानी फंडामेंटल फोर्सेस हैं। इस बात को आप एक जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने अंदर बैठाइए, ठीक है। मैंने बोला इस दुनिया का सबसे कमजोर बल गुरुत्वाकर्षण बल, सबसे ताकतवर बल तो प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब मैं अगर इनकी बात करूं बारी बारी, तो गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, इनके बारे में मैं धीरे धीरे बात करता हूं, क्योंकि एक एक फोर्सेस को जानना जरूरी है, चारों हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि नेचर के अंदर ये अकेले ऐसा तो है नहीं कि अकेले ऐसा फोर्स है जो फंडामेंटल है, ये चारों है, तो चारों को समझ लेते हैं। तो अगर हम गुरुत्वाकर्षण की बात करें, क्योंकि इसी के बारे में तो हमको बात ही करना है, इसी के बारे में पढ़ना भी है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की। मिटाने वाला देखिए यहाँ पे है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात मैं करूं तो गुरुत्वाकर्षण बल मेरा क्या है, मेन टॉपिक है, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो न्यूटन साहब ने ये बताया कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल आता कहां से है, तो इसका कारण है मास। इसका कारण है मास, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो, मास हो, यानी द्रव्यमान हो, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि दूसरे ऐसे ही ऑब्जेक्ट जिसके पास द्रव्यमान हो वो उसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। अच्छा एक बात समझ लीजिएगा, बल का भी जो नेचर होता है वो दो तरीके का होता है। बल अगर किसी के ऊपर लग रहा है, अब ध्यान से समझिएगा, दो बातें समझिएगा, तो बल अगर किसी के ऊपर लग रहा है तो दो तरीके से लग सकता है, या तो कांटेक्ट के अनुसार लगे, बल का जो नेचर है वो दो तरीके से, या तो कांटेक्ट वाला होगा या तो नॉन कांटेक्ट वाला होगा, ठीक है। नॉन कांटेक्ट, भैया कांटेक्ट मतलब संपर्क वाला होगा, यानी आप टच करके लगा रहे होगे किसी के ऊपर बल, और नॉन कांटेक्ट मतलब असंपर्क बल, मतलब आप क्या नहीं कर रहे हो, किसी के ऊपर टच नहीं कर रहे हो फिर भी वो लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यानी इसके लिए बॉडी को, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, मतलब इसके पास भी द्रव्यमान है, इसके पास भी द्रव्यमान है, तो जरूरी नहीं कि हम इसको इसके पास चिपकाएंगे तभी ये इसके ऊपर बल लगा पाएगा, m1 m2 के ऊपर या m2 m1 के ऊपर। ये दूरी पे दूर रहेंगे तो भी क्या कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे होंगे। इसका मतलब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के भैया दो नेचर होते हैं। अब या तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स अट्रैक्ट करने वाला होगा या रिपेल करने वाला होगा। भैया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स मतलब बिना टच किए मैं किसी के ऊपर बल लगा रहा हूं, तो अगर मैं किसी के ऊपर बल लगा रहा हूं तो मेरा दो कंडीशन होगा, या तो मैं उसको अपनी ओर खींच रहा हूँ या तो उसको ढकेल रहा हूँ, यही तो करूंगा। बल लगाने का मतलब क्या होता है, या तो खींच रहा हूं या तो ढकेल रहा हूं, यही तो होता है पुश और पुल, हाँ या ना। फोर्स मतलब पुश और पुल। अब पुश कर रहा हूं इसका मतलब रिपेल कर रहा हूं, ढकेल रहा हूं मतलब क्या, दूर भगा रहा हूं ना, और दूर भगाने का मतलब रिपल्सन है कि नहीं है। यानी फोर्स का यहां भी दो नेचर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मैं अलग से बना रहा हूं, वही फोर्स के ही दो नेचर होते हैं, आप खुल जाते हैं। फोर्स इज इक्वल टू पुल और पुश। या मैं क्या करूंगा, अट्रैक्ट करूंगा, अट्रैक्ट मतलब खींचूंगा, पुल कर रहा हूं तो खींच रहा हूं, सॉरी पुल कर रहा हूं मतलब खींच रहा हूं, पुश कर रहा हूं मतलब ढकेल रहा हूं। तो भैया नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में भी यही होगा। हो सकता है ये m1 बॉडी m2 को क्या करे, ढकेले, या हो सकता है m1 बॉडी m2 को खींचे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल होता है जिसका नेचर जो होता है अट्रैक्टिव होता है, यानी वो ढकेलता नहीं है किसी को, यानी दूर नहीं भगाना चाहिए। मतलब ये m1 ऑब्जेक्ट इस m2 को देखेगा तो ये नहीं है कि इसका नेचर चेंज है कि नहीं, इसका मास मेरे जैसा नहीं है तो मैं इसको ढकेल के दूसरी ओर भेज दूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% क्या होगा, खींचेगा ही खींचेगा। ऐसे ही m2 देखेगा m1 को तो ऐसा नहीं कि नहीं यार ये तो मेरे जैसा नहीं है तो मैं क्या करता हूँ इसको दूर भगा देता हूँ, बिल्कुल नहीं, ये भी क्या करेगा, खींचेगा।
यानी अगर आपसे कोई बोले गुरुत्वाकर्षण बल का नेचर, तो ये कैसा है? ये एक प्रकार का आकर्षण बल है। कैसा बल है? आकर्षण बल है। इस बात को याद रखेंगे। यानी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे अट्रैक्ट करने का नेचर होता है गुरुत्वाकर्षण के बाद, रिपल नहीं करता है। जबकि आगे जाके आप देखोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर, तो वहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आएगा, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? अट्रैक्शन। अब मैं आगे अगर बात करूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट ही किया था कि भैया गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है जो किसके ऊपर लगता है? तो भैया एक ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वह ऑब्जेक्ट दूसरे मास वाली बॉडी के ऊपर लगाता है और वो क्या करता है? खींचता है। मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया कि भैया ये m1 है और ये क्या है? m2 है। ठीक है, m2 है। m1 मतलब भैया एक ऑब्जेक्ट ए था, इसका मास क्या था? कुछ था, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, इसका मास कुछ था। ऑब्जेक्ट समझ पा रहे हैं? जैसे मेरे पास मार्कर हो गया, मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट है, व्हाइट बोर्ड भी एक ऑब्जेक्ट है, टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है, चेयर भी एक ऑब्जेक्ट है ना? कॉपियाँ भी एक ऑब्जेक्ट है, किताबें भी ऑब्जेक्ट है। तो सब कुछ क्या है? अपने आप में ऑब्जेक्ट है, और सबका अपने पास वेट होगा। मार्कर का भी अपना वेट होगा। तो मैंने इस मार्कर को मान लीजिए नाम तो मतलब एग्जैक्ट कोई नहीं लिया है ना, इसलिए मैंने क्या लिया? यहाँ पे ए लिया है, और इसका भी कुछ मास होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है m1। समझ पा रहे हैं? ऐसे दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो वो बी है और उसका मास क्या है? m2 है। ठीक है, अब दूसरा ऑब्जेक्ट मतलब आपके मन में ये ना क्वेश्चन है कि नहीं सर ऐसा तो नहीं कि मार्कर के बीच में नहीं देख सकते। भाई मार्कर भी एक ऑब्जेक्ट ही है, दूसरा वाला भी मार्कर ही हो तो भी ऑब्जेक्ट है। मतलब मुझे चाहिए ऑब्जेक्ट जिसके पास क्या हो? मास हो। सेम मास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट मास है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो इन चीज़ों को लेके हम कंफ्यूज नहीं रहेंगे। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम बात करें m1 मास का ऑब्जेक्ट है ये ए, और दूसरा जो बी है उसका भी मास क्या है? m2 है। अब होगा क्या कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। सपोज कर लो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है भैया? r है। r1 नहीं, r है। क्या है? r है। मैंने मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। इसका मास क्या है? m1, इसका मास m2, और दोनों r दूरी पर रखे हैं, तो ये m1 m2 को अपनी ओर खींचेगा और m2 भी m1 को अपनी ओर खींचेगा। अब आप कहेंगे सर खिंचाएगा तब कौन ओर? क्योंकि m2 अपने ओर खींच रहा है, m1 अपने ओर खींच रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिसके पास ज़्यादा मास होगा वही खींचेगा अपनी ओर। मान लो ये m1 है, ये m2 है, तो अगर मान लो m1 बड़ा हो गया m2 से, यानी ये m1 बड़ा है m2 से, मतलब समझ पा रहे हैं ना? एक ज़्यादा भारी है b वाले से, तो इस कंडीशन में कौन खींच रहा होगा? a खींच रहा होगा b वाले को। समझना है मेरी बात को? फिर से, जिसका मास ज़्यादा है वही खींचेगा भाई, जिसका मास कम है वो नहीं खींचेगा। इसका मतलब एरो इधर की ओर होगा, इसका मतलब m1 खींच रहा होगा m2 को। लेकिन अगर सपोज कर लो m2 का मास ज़्यादा है, m2 का मास क्या है? ज़्यादा है, m1 का मास कम है, तो इस कंडीशन में कौन खींच रहा होगा? m2 खींच रहा होगा m1 को। समझ पा रहे हैं? अट्रैक्शन वाला फोर्स है यहाँ पे। आई थिंक क्लियर है बातें? इनके बीच में दूरी r है, ये सब क्लियर हो गया। अब न्यूटन साहब ने ये बताया कि भैया जो फोर्स होता है इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है, ये इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के, इन दोनों मास मतलब m1 m2 के गुणनफल यानी दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। अब इस बात को बड़ा जरूरी है समझना, यानी जो फोर्स है, ये फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है, यानी m1 जिस फोर्स के थ्रू m2 को अपनी ओर खींचेगा, तो वो कैसा होगा? सर इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है? मतलब इन दोनों में सपोज कर लो किसी एक का मास ज़्यादा है, किसी एक का मास क्या है? ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा फोर्स डेवलप कर रहा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों के मास से हमको लेना देना है, दोनों के मास से हमको क्या करना है? लेना देना है भाई। दोनों के मास का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लेना है। सिर्फ एक का मास ज़्यादा है उससे हमको लेना देना नहीं, ये नहीं कि इसका ज़्यादा है तो भाई ज़्यादा है तो बस क्या करेगा? ये वाला खींचेगा, है ना? तो फोर्स जो होगा इन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर मैं मास बढ़ा रहा हूँ यानी मास चेंज करूंगा तो फोर्स भी क्या होगा? चेंज होगा। अब खुद देखो ना, m1 या m2 में से किसी को बढ़ा रहा हूँ या दोनों को बढ़ा रहा हूँ तो फोर्स भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ, फिर से समझो। मैंने मास बढ़ाया तो फोर्स क्या होगी? बढ़ेगी। इस चीज को पकड़ो भाई। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जिसका मास ज्यादा वही अट्रैक्ट करेगा। पहली बात तो क्लियर है? बिल्कुल। अब ये दो मार्कर हैं, ये दो मार्कर, इन दोनों के पास अपना अपना मास है, हाँ या ना? ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? समझ रहे हैं?
ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल। तो मैं जब इनको छोड़ रहा हूँ यानी फ्री छोड़ रहा हूँ तो इन दोनों को आपस में चिपक जाना चाहिए, हाँ या ना। लेकिन ये चिपकते हैं, जो ही मैं छोड़ूंगा कहाँ चले जाएंगे, नीचे। सर नीचे कैसे चले गए? न्यूटन साहब ने तो बोला था कि भैया दो मासेस हैं, अगर उनके बीच की दूरी r है तो मैं वहाँ पे क्या लगेगा, भाई दोनों के पास मास है तो 100% गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे क्यों नहीं लगा? आखिर दोनों के दोनों नीचे क्यों चले गए? आखिर दोनों आपस में चिपके क्यों नहीं? तो मैंने क्या बोला था, जिसका मास ज्यादा वो अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों मास के पास मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के पास जितना मास था इससे कई करोड़ गुना ज्यादा किसका मास है? अर्थ का। आप कहाँ पे हो? अर्थ पे ही तो हो। अब अर्थ से ज्यादा मास है क्या आपका? नहीं ना। सबसे ज्यादा मास किसका है? अर्थ का। और अर्थ भी तो एक ऑब्जेक्ट ही है भाई। प्लैनेट भी एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या है? मास है। तो एक्चुअल में इन दोनों ने नहीं खींचा। क्यों नहीं खींचा? क्योंकि इन दोनों को ऑलरेडी किसने खींच लिया? अर्थ ने। क्योंकि इन दोनों से बड़ी कौन है? अर्थ, इसलिए अर्थ खींच ले रही है। यानी अर्थ पे आप कोई भी चीज गिराओ, कोई भी चीज ऊपर की ओर फेंको, कहाँ चली जाती है? नीचे। क्यों जाती है? क्योंकि सबसे ज्यादा मास किसका है? अर्थ का। अर्थ खींच ले रही है। मूल कारण समझ में आ रहा है? अब मैंने बोला कि हल्की या भारी चीज, तो अभी ध्यान से समझना। अभी फिलहाल में ये हल्की थी, ठीक है, तो इसके गिरने का पोजीशन देखना। ये गिरा है, ठीक है, अच्छे से गिरा होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये गिरा होगा तो ये ऐसे गिरा है स्लो मोशन में, जैसे भी गिरा हो। अगर इसके जगह पे मैं एक लोहे की बॉल ले लूं तब वो उसका मास क्या होगा? उसका मास इन दोनों के मास से भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अब वो जो बहुत तेज गिरेगा नहीं गिरेगा? आप एक ईंट को गिराइए, वो उससे भी तेज गिरेगा, हाँ या ना। ये बात मैंने क्यों बोली, इसका कारण समझो भाई। मुझे पता है कि M1 और M2 में से एक तो क्या हो गई? अर्थ हो गई। और अर्थ का मास तो चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या होगा? M2 मतलब जिस ऑब्जेक्ट को आप ले रहे हो। क्योंकि हम अर्थ पे हैं तो अर्थ के ऊपर रहने से ये दिक्कत है कि ये जो बाकी ऑब्जेक्ट है, जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये आपस में नहीं चिपक पा रहे हैं, या ये एक दूसरे पे बल नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी कौन बल लगा चुका है? गुरुत्वाकर्षण बल। इसीलिए इनका जो बल है, इनके बीच में लगने वाला बल बहुत कम है। इसका एक और कारण है कि इन दोनों का मास भी क्या है? बहुत कम है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल क्या है? कम है। जबकि पृथ्वी और बोर्ड के बीच में लगने वाला बल जो होगा तगड़ा होगा, क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? बहुत ज्यादा है। आई होप समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट, हाँ या ना। तो एक बात तो अपने अंदर इस चीज को ऐसे डाल लीजिए। क्या डाल लीजिए? कि भैया अर्थ के ऊपर मैं किसी भी चीज के अंदर अगर ग्रेविटेशनल देखना चाहूँ, मतलब ग्रेविटी देखना चाहूँ, तो मुझे दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का तगड़ा फोर्स लगा हुआ, क्योंकि अर्थ का मास क्या है? ज्यादा है, इसलिए अर्थ का तगड़ा फोर्स है। अर्थ इसीलिए अट्रैक्ट कर ले रही है। न्यूटन साहब के पास ये क्वेश्चन आया था, ठीक है चलो ठीक है, मैं इस बात को मान लेता हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अर्थ पे मैं किसी भी चीज को गिराऊंगा नीचे गिर जाएगी, क्योंकि अर्थ खींच ले रही है। सपोज कर लो मैं अर्थ को हटा दूं, दैट मीन्स ऐसे जगह पे लेके जाऊं इन दोनों मार्कर को जहां पे कोई खींचने वाला ना हो, यानी अर्थ जैसा कोई प्लैनेट ना हो, यानी प्लैनेट से परे स्पेस में लेके चला जाऊं। स्पेस में बहुत सारे प्लैनेट है भाई, है तो बहुत सारे प्लैनेट, लेकिन उस कंडीशन में हम अर्थ से क्या होंगे? बहुत दूर हो जाएंगे, बहुत दूर। या स्पेस में जब जाएंगे तो बहुत दूर दूर तक कोई प्लैनेट नहीं होगा। ऐसी जगह पे मैं जा रहा हूं कि जहां पे दूर दूर तक कोई प्लैनेट है ही नहीं। और उन प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड में अभी मैं बाद में बात करूंगा ग्रेविटेशनल फील्ड का होता, कि उनकी ग्रेविटेशनल फील्ड से मैं क्या हूं? अलग हूं। मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो ये एक प्लैनेट है, इसका कवर एरिया ये है, एक दूसरा प्लैनेट है, इसका कवर एरिया ये है, एक तीसरा प्लैनेट है जिसका कवर एरिया ये है ना। मेरा जो मार्कर है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? इन तीनों प्लैनेट के कवर एरिया से बाहर है ना। तो अब इस मार्कर को ना ये खींच पाएगा, ना ये खींच पाएगा, ना ये खींच पाएगा। तो उस कंडीशन में इन दोनों मार्कर को आपस में चिपकना चाहिए, हाँ या ना। होता भी यही है। स्पेस में आप जब जाएंगे तब दो चीजें आपस में क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी। क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी। बट प्रॉब्लम क्या है? उन दोनों का मास इतना कम होता है कि फोर्स क्या होता है? बहुत कम। इसीलिए आपको पता नहीं चलता है। समझ पा रहे हैं? अदरवाइज मास ज्यादा कर लीजिए, भारी चीजों को लेके जाइए तो क्या होगा? चिपक जाएंगी वो चीजें। चिपक जाने का मतलब समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे इतनी भी तगड़ी फोर्स नहीं कि एकदम ऐसे चिपका लिए छोड़बे नहीं करेगी, ऐसा नहीं है। मैंने अभी जस्ट बताया गुरुत्वाकर्षण बल इस दुनिया का, इस यूनिवर्स का, इस नेचर का सबसे कमजोर बल है, ठीक है। अच्छा, तो न्यूटन साहब ने पहली बात तो ये बोल दी कि भैया M1 M2 के गुणनफल के क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इन दोनों में से किसी को भी बढ़ाओगे फोर्स ज्यादा लगेगी। यानी इस मार्कर के ऊपर पृथ्वी ज्यादा बल लगाएगी कि उस लोहे की बॉल पे ज्यादा बल लगाएगी? लोहे की बॉल पे, क्योंकि M1 तो फिक्स है, मैंने M1 मान लिया अर्थ है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा। अब मुझे पता है कि M2 मतलब मार्कर ले रहा हूं तो बहुत कम मास है, तो गुणा करूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कम होगी। किससे? अगर मैं M2 को क्या मान लूं?
वो लोहे की बॉल जिसका वेट है 100 kg, तो 100 kg के लोहे की बॉल पे और ये 250-300 ग्राम के मार्कर पे जो बल लग रहा है, ज़्यादा होगा कि नहीं ज़्यादा होगा? क्योंकि M1 फिक्स है लेकिन M2 बढ़ा, तो M2 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा, M1 बढ़ेगा तो भी फोर्स बढ़ेगा। अब M1 मतलब अर्थ से हटा के जुपिटर पे चले जाओ, तब और लगेगा, क्योंकि जुपिटर का मास अर्थ के मास से भी ज़्यादा है ना। लेकिन सपोज को तो घटा दे तब, तो घटाने पे घटेगा भी। जैसे पृथ्वी पे ज़्यादा लग रहा है इस मार्कर के ऊपर, बहुत तेजी से गिर गया, मैं भी यहाँ पे चिपका हुआ हूँ, मैं चला जाऊँ चंद्रमा पे, चंद्रमा का मास अर्थ से क्या है 6 गुना कम है ना, तो वहाँ पे ग्रेविटी भी क्या लगेगी 6 गुना कम, क्योंकि M1 को तुमने क्या कर दिया कम, M2 इस बार रखा सेम, मार्कर आपका वही है। अब उस मार्कर को कहाँ लेके जा रहे हो? चंद्रमा पे। भाई मैंने अभी फिलहाल में M1 को क्या माना था अर्थ, अब मैं M1 को क्या मान रहा हूँ मून, तो मून के कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, मून का मास कम होता है, तो उस कंडीशन में फोर्स क्या हो जाएगा कम। यानी धीरे धीरे चलेंगी ये चीज़ें, मतलब धीरे खींचेंगी, ऐसी बात नहीं है, मास तो है उसके पास लेकिन अब कम मास है तो इसलिए धीरे धीरे जाएंगे। यही कारण है कि जब आप देखेंगे शुरुआत में जब नील आर्मस्ट्रांग एंड एडविन एल्ड्रिन, ठीक है ना, उनका नाम था, जो चंद्रमा पे पहली बार गए थे, है ना। तो ये लोग जब पहली बार गए थे तो इन लोगों का चलने का तरीका आप देखिएगा, उसका फुल फुटेज भी है ना, नासा ने उस फुटेज को दिखाया भी था। वहाँ पे आप देख भी पाओगे कि वो लोग जब चल रहे थे तो प्रॉपरली जैसे हम अर्थ पे एकदम क्या रिलैक्स होकर चल रहे हैं, कंफर्ट जोन में चल रहे हैं, ऐसे ही नहीं चल पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी क्या होती है कम, यानी एकदम चिपका के नहीं रखती है ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ का मास और वहाँ का मास फर्क होता है ना भाई, तो वहाँ पे मास मेरा क्या हो जाएगा कम हो जाता है। बाद में आपको समझाया भी जाएगा, पहले भी समझाया जा चुका है कि मास और वेट में डिफरेंस होता है। हम जो देख रहे हैं वो वेट है, हमारा मास कुछ और है, वहाँ पे जाते हैं तो हमारा वेट क्या हो जाता है हल्का, तो हम प्रॉपरली उस तरीके से नहीं चल पाते जैसा हम अर्थ पे चलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है, यानी हम एकदम चिपक के नहीं चलते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है वहाँ पे कम। क्या बातें समझ में आ गई? तो यह फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 के, और फिर यही फोर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के, यानी स्क्वायर के। स्क्वायर लॉ इसको बोलते हैं। सेम फॉर्मूला कूलाम साहब भी बनाएंगे। समझ पा रहे हैं? अब क्वेश्चन ये आता है कि कूलाम साहब पहले आए थे कि न्यूटन साहब पहले आए थे। मतलब कूलाम साहब ने फॉर्मूला पहले दिया था, क्योंकि आपको आगे जाके फिर ऐसे ही सेम फॉर्मूला मिलेगा। ऐसे दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। उन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों चीज़ें सेम है कि नहीं है? M1 और M2 के जगह पे क्या हो जाएगा Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है? चार्ज है। तो ये किसने दिया था? कूलाम साहब ने दिया था। और ये किसने दिया है? न्यूटन साहब ने। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है, आप जरूर बताएं कि न्यूटन साहब पहले आए थे कि कूलाम साहब, क्योंकि जो पहले आया होगा तो जो दूसरा वाला आएगा, पहले वाले ने तो अपने मन से बनाया होगा, तो दूसरा वाला उसका नकल करके बनाया होगा। समझ पा रहे हैं? तो किसने मतलब टप्पा मारा है उसको आपको बताना है। तो अब क्या मिल गया मुझे कि भैया जो फोर्स है, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल की बात मैं कर रहा हूँ, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 और M2 के, और दूरी के वर्ग के क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे दो बातें जो आती हैं उनको पहले समझना जरूरी है। जनरली आप देखेंगे तो आपको तो फॉर्मूला रट लेना है, काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको चाहूँगा समझाना। जानते हैं क्या समझाना चाहूँगा? पहली बात ध्यान से समझिए। क्या समझिए सर? क्या समझिए? समझा रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे इसने स्क्वायर क्यों लिया? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इसने यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिया है? फर्स्ट क्वेश्चन ये। इस डायरेक्ट आर बोल सकता था। और दूसरी बात, इसने अपॉन में क्यों लिया? दो क्वेश्चन आया, तो इन दोनों क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिए आंसर क्या है। आंसर ये है कि आर मतलब क्या होता है? दूरी होता है। आर मतलब क्या होता है? दूरी। यानी मान लेता हूँ, देखो यार, हम ज़्यादा है जिम किसको करेंगे? हम अर्थ को करेंगे, क्योंकि भैया हम अर्थ पे हैं। तो ये रहा अर्थ, ठीक है। और इस अर्थ से मान लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर है, मतलब यहाँ पे इस हाइट पे है। सपोज कर लेता हूँ कि 2 किलोमीटर की हाइट पे है, तो अर्थ इसके भी ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। और एक ऑब्जेक्ट और है जो कहाँ पे है? 10 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ से, ठीक है। तो होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अर्थ इस 2 किलोमीटर वाले पे भी फोर्स लगाएगा, अर्थ इस 10 किलोमीटर वाले पे भी फोर्स लगाएगा। मान लेता हूँ सेम मास क्या है, मान लो इसका भी मास क्या है? 10 किलोग्राम है, और इसका भी यहाँ पे भी जो है 10 किलोग्राम है। तो ये देखा गया, देखो यार, ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया गया, विथ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू बताया गया कि भैया इस पे जो बल लग रहा है और इस पे जो बल लग रहा है, इन दोनों में क्या है? अंतर है। इस पे जो बल लग रहा है ज़्यादा लग रहा है, और इस पे जो बल लग रहा है कम। जितना हम अर्थ से दूर होते जा रहे हैं,
हमारे ऊपर लगने वाला जो बल है वो क्या होते जा रहा है, कम। और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि बल लगना ही क्या हो जाएगा, बल। ये ऑब्जर्वेशन है भाई, जितना आप दूर जाओगे अर्थ से, अर्थ आपके ऊपर उतना ही कम बल लगाएगी। अच्छा, अर्थ ये ग्रेविटेशनल फोर्स की आपको एक और खासियत बताते हैं। मैंने जस्ट बताया कि दूरी बढ़ने से इसकी इस फोर्स की कैपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी तक लगने वाला बल यही है, यानी इसका रेंज क्या है, बहुत तगड़ा है, बहुत दूरी तक लगती है। समझ पा रहे हैं? 10 किलोमीटर क्या, 25 किलोमीटर क्या, 100 किलोमीटर, पृथ्वी से 100 किलोमीटर तक चले जाओ तो भी आपको क्या लगेगी, तभी भी खींचेगी। 100 किलोमीटर पे चले जाना, आप अपने एरोप्लेन में बैठना, 100 किलोमीटर पे चले जाना और वहाँ से कूद जाना, फिर भी आओगे कहाँ, नीचे। अगली बार अगर बच गए तो फिर और थोड़ा सा ट्राई करना, ठीक है। 200 किलोमीटर हाइट पे जाना, फिर वहाँ से कूदना, फिर भी पृथ्वी खींच लेगी। खींच ले रही है ना, खींच ले रही है मतलब लग रहा है बल। 300 किलोमीटर पे जाके कूदना तो भी खींच लेगी, यानी इसका रेंज क्या है, बहुत तगड़ा है। समझ पा रहे हैं? यानी बहुत दूरी तक लगता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है कि दूरी बढ़ने से इसके जो पावर है, कैपेसिटी है फोर्स की, वो क्या होने लगती है, कम। अब कम होती है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया, अपान में। क्योंकि अपान में अगर हम चीज़ों को रखते हैं तो बढ़ाएंगे अगर हम, तो घटता है। पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या होता है, घटता है। मैंने बार बार इसको समझाया भाई, यहाँ पे अपान में है, अपान का मतलब मान लेता हूँ कि 1/3 है, 1/4 है, 1/5 है। थोड़ा ध्यान से समझो, दूरी बढ़ रही है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, समझो ध्यान से। तो मुझे पता है कि जब आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा, कम होगा, है ना। कम हो रहा है, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपान में रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो 1/3 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1/4 से। 1/4 बड़ा होगा 1/5 से। आप कहेंगे सर कैसे, 3 से डिवाइड कर लो, कितना आएगा यहाँ पे, सर यहाँ पे आ जाएगा 0.333, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0.25, और यहाँ पे कितना आएगा 0.2। देखो पहले 3 फिर 2 हो गया, फिर एकदम 0.2 हो गया। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ा, ये क्या हो गया, कम, और ये बिल्कुल कम हो गया। तो अगर नीचे की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो चीज़ें क्या हो रही होती हैं, छोटी। इसीलिए मार्क को कहाँ रखे हैं, नीचे। अब क्वेश्चन था, ये बताइए सर स्क्वायर क्यों लिया। तो स्क्वायर लेने का सीधा अर्थ मैं आपको समझा दूं। सीधा अर्थ ये था कि भैया मैं किसी भी दिशा से ले सकता हूं। नहीं समझे सर? समझा रहा हूं मैं। जैसे वेक्टर की कहानी में ये होता है कि वेक्टर की प्रॉपर्टी जो लोग रखते हैं, वेक्टर जितने लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि अगर एक मान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी है जो किस में है, वेक्टर में है, तो अगर मैं सीधे जा रहा हूं तो अगर उसने बोल दिया कि हाँ सीधे जाओगे तो पॉजिटिव है, तो वेक्टर सीधा बोलता है कि सीधे गए तो पॉजिटिव, मतलब इस डायरेक्शन में, पूरब में गए हो तो पॉजिटिव है, तो पश्चिम में जाओगे अगर तुम, मतलब उल्टा मुड़े तो निगेटिव होगा, यानी माइनस में लिया जाएगा। समझ पा रहे हो? माइनस में मतलब तब उस कंडीशन में मैं फोर्स की वैल्यू ही चेंज कर रहा हूँ। नहीं समझे? मैं बता रहा हूँ और फील करा रहा हूँ, फील करो। टाइम नहीं है मुझे पता है, रात हो रही है, कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल ना लेंगे, फील करिए आप, सबको घर छोड़ा जाएगा। देखिए ये मान लेता हूँ कि ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के मान लेता हूँ इस साइड अगर मैं जा रहा हूँ, सपोज कर लो 10 किलोमीटर हाइट पे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखना क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर हाइट पे 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को रखा गया है, तो जो फोर्स लग रहा है, फील किया गया कि भैया सेम इस अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे लेके चला जा रहा हूँ। नीचे का मतलब मान लो अर्थ है ना, तो अर्थ तुम कहाँ पे देख रहे हो, अभी तुम यहाँ पे रह के देख रहे हो, ऊपर चले जाओ, ऊपर जा सकते हो। अरे ऊपर मतलब चंद्रमा पे, दैट मीन्स ये कहना चाह रहे हो, स्पेस में चले जाओ। तो ये अर्थ है, तो अर्थ के मतलब इस डायरेक्शन में तुमने अगर 10 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को रखा होगा, तो ये मान लेता हूँ 10 किलोमीटर की दूरी पे है, तो जो फोर्स लग रहा है मान लेता हूँ F1 लग रहा है, तो तुम अगर ऑब्जर्व करोगे तो जस्ट ऊपर जाके देखना जब कि इसके पीछे, मतलब ये तो ऊपर गया था और इसके नीचे अगर मैं लेके जा रहा हूँ तो जितना फोर्स लग रहा है, यानी 10 किलोमीटर हाइट पे जो फोर्स लग रहा है 10 kg पे, मान लेता हूँ वो F2 है, तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये देखा गया कि F1 बराबर है किसके, F2 के। यानी जो आगे लग रहा है वही पीछे, यानी किसी भी दिशा में अगर सेम दूरी पे मैं जा रहा हूँ सेम ऑब्जेक्ट को लेके, तो फोर्स क्या लग रहा है, सेम लग रहा है। इस बात को पहले फील कर लेंगे। और अगर ऐसा है तो क्या है कि इसका मतलब माइनस वाली कहानी तो नहीं बन रही है, नहीं बन रही है ना, यानी निगेटिव वाला पोर्शन तो नहीं है। अब बात बड़ी जरूरी है समझना, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो प्लस में भी होगा माइनस में भी होगा, हाँ या ना। लेकिन हमने ये देखा कि भैया जो आर है यहाँ का, मतलब दूरी जो है वो ऊपर जाओ तो भी उतना ही लग रहा है, नीचे जाओ तो भी उतना ही लग रहा है। नीचे का मतलब मैं पुनः बोल रहा हूँ, धरती के नीचे मत जाइएगा,
ठीक है ना, उस पार चले जाइए। धरती है, सपोज कर लो ये हम यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो इस पोजीशन पे आइए, यहाँ से देखिए, समझ पा रहे हैं। अगर आप इस पोजीशन से 10 किलोमीटर की दूरी पे 10 kg को रखे हुए हैं, तो जस्ट इसके बॉटम वाले पॉइंट से 10 किलोमीटर की दूरी पर लेके जाइए, नीचे की ओर, धरती के अंदर मत लेके जाइएगा। समझ पा रहे हैं ना। हाँ, बेवकूफ़ी वाला काम मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा, आपको आगे आगे समझ में आएगा। क्योंकि भैया जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सेंटर से काम करता है, आएगा समझ में। सेंट्रिक फोर्स है ये, सेंटर से काम करता है, यानी एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से लगता है और सेंटर तक ही लगता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसको क्या पता है कि पूरा मास कहाँ रखा गया है, सेंटर में, इसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में समझेंगे। तो इसका मतलब ऊपर जाने पे भी और नीचे जाने पे दोनों दिशाओं में क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यही कारण है कि स्क्वायर लगाया गया। स्क्वायर लगाने से क्या हो रहा है कि अगर मैं आर पॉजिटिव ले रहा हूँ, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो भी क्या है, वैल्यू जो है, और जो नीचे जा रहा हूँ तो भी क्या है, जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। सेम आ रही है मतलब आर माइनस में नहीं हो रहा है। आर किस में नहीं हो रहा है, माइनस में नहीं जा रहा है। तो माइनस में ना जाए इसके लिए हम लोगों ने क्या लगाया हुआ है, स्क्वायर। स्क्वायर से क्या हो जाएगा, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि किसी भी नंबर पे स्क्वायर लगा दो ना तो हमेशा पॉजिटिव देगा। तो इसका मतलब कि नीचे जा रही है तो ये माइनस ना दिखा पाए, इसीलिए हमने क्या लगाया है, स्क्वायर, ताकि वो क्या दे हमको, हमेशा पॉजिटिव। माइनस को किस में कन्वर्ट कर दे, प्लस में। इस बात को फील कर लीजिएगा, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास तो हमेशा क्या है, मास तो आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी फोर्स किसकी डायरेक्शन के अनुसार चलेगा, किसकी डायरेक्शन के अनुसार, आर के डायरेक्शन के अनुसार, आर के अनुसार चलेगा ना। लेकिन आर यहाँ पे अगर मान लेता हूँ मैंने निगेटिव डायरेक्शन ले लिया, मैंने पीछे नीचे ले लिया, मतलब ऊपर मैंने पॉजिटिव माना तो नीचे लूंगा तो निगेटिव लूंगा ना। लेकिन फोर्स के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं चेंज आ रहा है, क्योंकि आर ने अपनी भले ही डायरेक्शन को बदल दिया, लेकिन फोर्स की क्वांटिटी अभी भी क्या है, सेम है। तो फोर्स की क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर डालना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपके अनुसार भी एक क्वेश्चन बहुत सही है। इन्होंने बोला कि मॉड भी ले सकते थे। कितने लोगों को मॉड के बारे में पता है, नहीं पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मॉड भी ले सकते हैं। तो मॉड क्यों नहीं लिया, अब इसकी कहानी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देंगे। फिलहाल में इस पोर्शन को पकड़िए, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब उसके अंदर डूबेंगे तो फिर डूबे ही रह जाएंगे। पहले यहाँ से निकल जाए, फॉर्मूला बना ले, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ये लंबा टॉपिक है अपने आप में। फिलहाल में समझ में आ गया कि मुझे पॉजिटिव बनाना है, ताकि मैं ऊपर भी जाऊँ चाहे नीचे भी जाऊँ, किसी भी दिशा में जाऊँ तो मेरा वैल्यू किस में ना आए, माइनस में आए। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का काम ही क्या है, अट्रैक्ट करना। हाँ देखो, डायरेक्शन पे निर्भर करेगा कि यार किधर से ले रहे हो। अगर मैं इधर से लूंगा तो फोर्स किधर की ओर लगेगा, सर इधर की ओर लगेगा, है ना। और अगर मान लो मैं ऊपर की ओर ले रहा हूँ आर, तो फिर किधर की ओर लगेगा, फोर्स इधर की ओर। तो आर पे ही निर्भर कर रहा है, जिधर आर की डायरेक्शन है, जहाँ से जहाँ तक है वैसे ही फोर्स का काम चलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब मुझे दो कंक्लूजन मिल गए। क्या मिला कि भैया जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो मासेस के बीच की दूरी के स्क्वायर के, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ये m1 है और m2 है। ठीक है, अब मैं अगर आगे की ओर बात करूं, मतलब इस पूरे को का कंक्लूजन निकालूं, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या आएगा, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर आ गया। और जो g है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या पूरा बोल दो तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या है, ये कांस्टेंट है। हिंदी में बोलते हैं इसको सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। भाई देखो, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू डालते हैं। और इस फिक्स वैल्यू, ये फिक्स वैल्यू किसने दी थी, तो कैवेंडिश साहब ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश इनका पूरा नाम था, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, हेनरी कैवेंडिश। किस पे काम कर रहे थे ये, आप बताएंगे, ये किस पे काम कर रहे थे। ये दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने किस पे दिया है, हाँ, कि न्यूटन और कूलॉम में से पहले कौन आए थे। और दूसरा क्वेश्चन, हेनरी कैवेंडिश कौन थे,
ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। इसकी फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 11, इसको तो रहने देते हैं भैया, यहीं से तो आया है। और इसका यूनिट क्या होता है भैया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल में, यहाँ पे 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, आई होप नीचे वाला पोर्शन आया होगा। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, ये है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैसे आप पता करोगे कि इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लग रहा है, तो क्या करोगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास ले लेंगे और उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है उस दूरी का वर्ग स्क्वायर कर लेंगे। क्या कर लेंगे, स्क्वायर, और रख देंगे और फिर जी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जी मतलब 6.67 इंटू 10 पे पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इस पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज़ें चेंज होगी, अर्थ से आप मून पे चले जाओ, मून से आप सन पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, लेकिन जी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे खुद देखिए क्या लिख दिया गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी पूरे यूनिवर्स के अंदर ये लाई करेगा कांस्टेंट। क्लियर है, बाकी M1 M2 चेंज करते रहो। तो कांस्टेंट की वैल्यू इसीलिए लेके आते हैं हम लोग। ठीक है, आई बात समझ में, ताकि चीज़ें चेंज हो भी हो तो ये वैल्यू चेंज ना हो। तो आई होप कहानी समझ में आ गई होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम और बातें कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।